नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी हस्ती से मिलाने के लिए जो बड़सर उपमंडल ही नहीं, हमीरपुर ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित हस्ती है। दोस्तों, वैसे तो मेरा प्लान ये था कि एक इस प्रोग्राम को मैं खुले मंच पे करता, उनके कुछ सपोर्टर्स को भी बुलाता, लेकिन कोविड महामारी के चलते थोड़ा नियमों की, गाइडलाइंस की जो पालना है वो करना आवश्यक है। इसलिए मैं उनको आज अपने स्टूडियो में लेकर आया हूं आपके सामने और हम उनसे आज चर्चा करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। बड़सर की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति के साथ मिलनसार, हम सब लोगों के सुख और दुख में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। और अगर बड़सर की राजनीति में अगर कुछ लोगों का नाम आता है तो उनमें उस लिस्ट में उनका नाम जो है वो शामिल है। भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कहां से इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई, कैसे आज तक यहां पर पहुंचे, मैं आपसे आज मिलाने जा रहा हूं। और इन शख्सियत का नाम है कमल नयन शर्मा जी। बड़सर उपमंडल से ही संबंधित हैं, एबीवी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, आरएसएस में भी बहुत ही सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके साथ साथ में एक बड़ी जो इनके पास उपलब्धि है वो ग्रामीण जो बैंक है उस बैंक के चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ में ये कन्वीनर है हिमाचल प्रदेश में एक जो सेल है, कोऑपरेटिव सेल, उसके भी कन्वीनर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब इतनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हों और राजनीति में भी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपनी जिंदगी के छात्र होने के समय से ही अपनी खुद की एक पहचान बनाए हों, तो ऐसे व्यक्ति के पास कितना तजुर्बा होगा, कितनी बातें होंगी जो हमारी राजनीति में हमारे क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर सकती हैं। जीवन उत्साह न्यूज का भी एक मोटिव यही है कि जो लोग हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे युवाओं के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उनके विचारों के माध्यम से लोग जागरूक हो सकते हैं, या फिर उनको जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर इस तरह के व्यक्ति उनके सामने आ जाते हैं तो एक बड़ी बात होती है। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे इनसे, बड़सर की राजनीति को लेकर भी करेंगे और इनकी जिंदगी को लेकर भी करेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री कमल नयन शर्मा जी से और इनसे जानते हैं इनकी जिंदगी का अनुभव और बड़सर की राजनीति किस करवट बैठने वाली है, क्या क्या चीजें संभावित हैं और किस तरह से हो सकती हैं। खुली चर्चा पे आपको लेकर चलेंगे, आइए लेकर चलते हैं। कमल नयन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और आज हम आपको पहले लेकर चलते हैं दर्शकों से मिलाने के लिए और आपकी जिंदगी के बारे में पहले ब्रीफ में आपने बताएं कि कहां से आपने शुरुआत की और कैसे राजनीति में आए और क्या आज अपनी एक्सपेक्टेशंस आप करते हैं। रमेश जी, मैं सबसे पहले तो आपका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। जीवन उत्साह जो आपने एक समाचार के लिए चैनल चलाया है, जिस माध्यम से आपने इस छोटे से क्षेत्र में बड़सर उपमंडल में अपनी सेवाएं देना शुरू की और आज लोगों में एक नाम बना है और भिन्न भिन्न गतिविधियों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो कमियां समाज के अंदर थी, भ्रष्टाचार का तंत्र जो प्रशासन के अंदर था, उस तंत्र को जिस तरह से आप लोगों ने उजागर किया है, आपके चैनल ने उजागर किया है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। जी शुक्रिया सर। जो आपने प्रश्न किया, मेरा जो परिवार था वो परिवार एक्चुअली एक पढ़ने लिखने वाला परिवार था। मेरे पिताजी टीचर थे, हम जितने भाई बहन थे सब अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित थे, मध्यवर्गीय परिवार था जी। लेकिन कॉलेज समय से जब मैं कॉलेज में मेरा जाना हुआ तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा जुड़ाव हुआ जी। वहीं से मैंने उसको ज्वाइन किया और उसके बाद निरंतर फिर आगे चलता गया। विद्यार्थी परिषद की कई जिम्मेदारियां मैंने निभाई। मैं जब चकमो में पढ़ता था तब भी मैं विद्यार्थी परिषद का यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ जी। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की पढ़ाई की
वहाँ पर भी मैं वहाँ कैंपस का जनरल सेक्रेटरी रहा, स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा जी। और 4 साल तक लगातार मैं महामंत्री रहा विद्यार्थी परिषद का, 98 से लेकर के 2002 तक। ग्रेट। पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, 2 विभागों का काम देखता था। 5 साल तक मैं विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मंडी, शिमला और बाकी जगहों के ऊपर अपनी सेवाएं देता रहा। जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप छात्र समय से ही, छात्र काल से ही आप कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति के रूप में इन्वॉल्व रहे, चाहे वो एक छात्र नेता के रूप में रहे। सर, बड़सर में भी पिछले 20 सालों से आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राजनीति में। भाजपा के आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में गिने जाते हैं। बड़सर की राजनीति को लेकर क्या आंकलन आप करते हैं सर? देखिए, बड़सर हमारी हमेशा से कर्म भूमि रही है जी। और बड़सर की जब मैं विद्यार्थी परिषद के काम के बाद पूर्णकालिक का कार्यकर्ता होने के नाते जब वापिस आया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सामान्यतः अपना प्रैक्टिस करना शुरू की जी। 2005 में मैंने अपनी पंचायत से प्रधान का चुनाव लड़ा और उस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके मैं प्रधान बना था। ग्रेट। और उसके बाद ही मेरी राजनीतिक पारी जो थी वो शुरू हुई वास्तव में जी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, जो यूथ विंग है, उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष रहा जी। उसके बाद फिर अब मैंने बैंक का चुनाव लड़ा। हमारा जो कांगड़ा कृषि ग्रामीण विकास बैंक है जी, उसका डायरेक्टर का चुनाव लड़ने के बाद, यहाँ जीतने के बाद फिर मैं वहाँ पे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज वहाँ पे चेयरमैन के पद के ऊपर नियुक्त हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो सहकारिता का काम चलता है, कोऑपरेटिव सेल का काम चलता है, उस सहकारिता प्रकोष्ठ का भी मुझे प्रदेश का समन्वयक बनाया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और मैं उस काम को आगे बढ़ा भी रहा हूँ। बड़सर में हमारे जो लोग हैं, मुझे लगता कि बहुत वेल एजुकेटेड लोग और बहुत ही सेंसिटिव ये क्षेत्र है जी। मतलब मैंने अकेला विधानसभा क्षेत्र देखा है पूरे प्रदेश के अंदर जहां पे लोग वैचारिक दृष्टि से वोट कास्ट करते हैं और व्यक्ति को देख करके वोट डालते हैं जी। यहाँ के लोग बड़ी सूझबूझ वाले हैं और सही आदमी का चुनाव करते हैं जी। ये मेरा यहाँ का जो है इतना अनुभव है जी। अच्छा सर, जैसे बड़सर की राजनीति की ही बात हम करें तो यहाँ पर पूर्व में 3 बार बलदेव शर्मा जी विधायक रहे जी जी। अब दूसरी बार अभी वर्तमान में जो विधायक हैं इंद्र लखनपाल जी, दूसरी बार वो भी बने हैं। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं सवाल करूं तो ये पिछले 25 सालों में जी। जो राजनीति की उथल पुथल रही है या जिस तरह से भी रही है, क्या आप ये बात को मानते हैं या क्या इस बात को समझते हैं कि बड़सर के जो लोग बुद्धिजीवी, जैसे आपने बताया कि बहुत बुद्धिजीवी लोग भी हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि बड़सर की राजनीति की वजह से बड़सर में तरक्की हुई है या आपको लगता है कि बड़सर की राजनीति की वजह से बड़सर तरक्की नहीं कर पाया है? देखिए, बड़सर में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जी। और विकास का एक मॉडल है जी। हर व्यक्ति जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता है चुन करके, उस व्यक्ति का अपना एक वैचारिक दृष्टि है जी और उसका एक विकास का मॉडल भी होता है जी। पिछले लोगों ने, जो भी व्यक्ति राजनीति के अंदर आया, चुन करके आया है, विधायक बना है, उस विधायक ने अपने विजन के अनुसार कार्य किया है जी। लेकिन मुझे लगता है फिर भी स्कोप्स बहुत ज्यादा हैं जी। जिस तरह से यहाँ का विकास होना चाहिए था, शायद अभी तक वो नहीं हो पाया है जी। सर, इसमें जो शायद शब्द आया है, तो क्या ऐसा लगता है कि अभी बड़सर में और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं जो कि एक व्यक्ति का विजन भी हो सकता है और लोगों की नीड हो सकती है? देखिए, अगर मैं इस विषय पे मेरा जो अपना व्यक्तिगत है या जो मैं चाहता हूं कि हमारी पब्लिक को वो चीजें मिलें, एक तो जिस तरह से यहाँ के लोग एजुकेशन की तरफ जाते हैं जी, शिक्षा की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं। हमीरपुर के लोगों का और खास करके बड़सर के लोगों का बहुत बड़ा स्किल है, अपने अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं
और आप देखेंगे, आपने खुद काफी भ्रमण किया है, देश के हर हिस्से में आपको बड़सर का व्यक्ति मिलेगा, प्रूफ, और जहां भी गया उसने अपने आप को प्रूव किया है। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूं कि हम यहाँ पे ना तो कोई एजुकेशनल हब खड़ा कर पाए, जी, ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन लेकर के आए जिसकी वजह से हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई तरीका मिले, जी, ना ही तो हम औद्योगिक दृष्टि से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा पाए, ना ही एजुकेशन की दृष्टि से आगे बढ़ा पाए जिसके हमारे यहाँ के लोगों की तरक्की होती, यहाँ के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सोर्सेज मिलते, जनरेट होते। वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें हम अभी तक यहाँ पे नहीं दे पाए हैं। बहुत ही बढ़िया आपने दो तीन चीजें उठाई हैं सर। इन मुद्दों पे मैं बिल्कुल एक आम जो सहमति है उस पर ये रखना चाहूंगा कि नो डाउट आपने जो तीन बातें रखी हैं ये एक बड़ा डेवलपमेंट का कारण है। बड़सर के अंदर अभी तक जो व्यवस्थाएं चली हैं, आप 20 सालों से राजनीति में यहाँ पर हैं, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को हम देखें तो पूर्ण रूप से पिछड़ी हुई हैं। जी। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी कुल मिला के हम वही ढुलमुल तरीके पे चल रहे हैं। तो सर ऐसा क्या साधन हमें बदलना पड़ेगा या लोगों को क्या ऐसी चीज बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये चीजें डेवलप हो? सरकार चाहे कोई भी आए, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दैट डजंट मैटर। फर्क ये पड़ता है कि एक आम आदमी की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उस सिरे तक पहुंच पाए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो मेरा मानना है। एक तो आम जो जनमानस है जी, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, दो ऐसे सेक्टर हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। जी। हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में अब हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना पड़ेगा। जी। जो हमारी टेंडेंसी पहले रहती थी कि हर चीज मेरे गांव को मिले, जी, एक तो मुझे लगता थोड़ा सा उसमें बदलाव आना चाहिए। जी। अब हमारे यहाँ पे जो संसाधन है, आने जाने की सुविधाएं हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। जी। मुझे लगता हमें कुछ सेंटर्स डेवलप करने चाहिए। जी। हर जगह पे डिस्पेंसरी हो, हर जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो। हमें उस मांग को छोड़ करके ये मांग करनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 या 3 सेंटर ऐसे डेवलप हों जहां पे हर आदमी को हर सुविधा उपलब्ध हो। जी। जैसे मान लीजिए, हम यहाँ पे होता क्या है आमतौर पर, जैसे एजुकेशन में था, जब भी कोई पॉलिटिशियन आता था, लोगों की डिमांड होती थी मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए, मेरे गांव में मिडिल स्कूल खोल दिया जाए। जी। बच्चों की संख्या कम हो गई, स्कूलों की संख्या बढ़ गई। जी। और ना तो हम वहां पे टीचर दे पाए, ना ही तो वहां पे स्ट्रेंथ हो पाई, ना ही वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाया, और इस कारण से ये सारे का सारा सिस्टम जो था वो फेल हुआ। यही हालत हॉस्पिटल्स की है। जी। हम जब भी कोई चुन करके आता है तो लोगों की डिमांड ये हो जाती है कि जी मेरे गांव में, मेरी पंचायत में एक पीएचसी खोल दो, मेरी पंचायत में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोल दो। और होता क्या है कि सरकार का इतना पैसा वहां बिल्डिंग बनाने के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर खर्च हो जाती है, लेकिन बाकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं। जी। मैं इसमें थोड़ा सा भिन्न हूं। जी। मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारा सब डिवीजन है, हमारे सब डिवीजन में 3 सेंटर्स बनते हैं बहुत बड़े। जी। एक बड़सर है, एक बिज्जड़ है और एक भोटा है। जी। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन 3 सेंटर्स के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स डेवलप कर लें। ग्रेट। क्योंकि कहीं से भी अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बंदे ना आना, वो आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के वहां तक पहुंचे। जी। जहां उसको फर्स्ट एड भी मिले और जहां उसकी ट्रीटमेंट भी हो। जी। जहां उसके सारे टेस्ट भी एक छत के नीचे हो और उसको सब सुविधाएं मिल सकें। क्योंकि जितना पैसा हम बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च करेंगे, उतने पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे और खड़ा करें, मशीनरी खरीदें। जी। और उससे वहां पे सारी सुविधाएं पैदा होंगी और हर व्यक्ति को वहां पे स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ये मेरा मानना है। सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं, ये मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं तो ये एक बड़ा चेंज हो सकता है। ऐसा करने में सर हम कहां चूक कर गए हैं? देखिए, मुझे लगता कि अब जो हुआ है उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। जी। लेकिन इन फ्यूचर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति चुन करके आए, उसे ये प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो केवल रेफर करने की संस्थाएं नहीं बने, ट्रीटमेंट देने की संस्थाएं बने। हर हॉस्पिटल में 24 घंटे व्यक्ति को इलाज मिले। जो सीएचसी हैं वो सीएचसी की तरह काम करें और जो पीएचसी है वो पीएचसी की तरह काम करें। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं
जैसे बिजड़ी का है CHC है, बड़सर का CHC है, भोटा में भी हम ट्राई करेंगे वहां पे भी CHC बने जी। और वहां के लोगों को वहां पे सुविधा मिले जी। और इस सब डिवीजन का हर व्यक्ति जो है वो ये नहीं हो कि वो बिजड़ी आता है तो उसे कहा जाता है तो बड़सर चला जा, बड़सर से कहते हैं तो हमीरपुर चला जा, हमीरपुर से कहते हैं टांडा चला जा। वो सिस्टम बंद करना पड़ेगा जी। उस सिस्टम को बहुत लंबे समय तक चलाएंगे तो हानि होगी और लोगों का नुकसान भी होगा। सर, ये आपने मेडिकल की बात की है, ठीक इसी की तरह कुछ शिक्षा पे भी हम बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा आज हैं जी जी वो नशे की तरफ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जी जी। तो इसमें कहाँ हमारे से लापरवाही हो रही है और क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम बेहतर करके बेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं? जी देखिए, ये जो नशे का प्रश्न है, मैं कई बार समाज के बीच में गया हूँ, कई स्कूलों के अंदर भी गया हूँ, मैंने हर बार इस विषय को उठाया है। हमारी एक संस्था भी है, चमन सेवा संस्थान, हम उसके माध्यम से भी इसके ऊपर काम करते हैं जी। ये आज की डेट में पूरे समाज के लिए, बड़सर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और ये समस्या केवल देश की समस्या नहीं है, इस समस्या के लिए बहुत सारी ताकतें जो हैं, इंटरनेशनल फोर्सेज लगी हुई हैं जी, जो यहाँ पे इसको जबरदस्ती नशे की खेपें भिजवाते हैं और यहाँ के लोगों को उसके साथ जोड़ते हैं, हमारे युवाओं को जोड़ते हैं ताकि हमारा युवा जो है वो कमजोर हो, क्योंकि भारत सबसे बड़ी युवा शक्ति है बिल्कुल। और आने वाले समय में ये विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है जी कि भारत एक युवा ताकत है और सबसे बड़ी युवा शक्ति इनके पास है, हम इनको कमजोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारे आसपास की, हमारी सराउंडिंग की जो पड़ोसी ताकतें हैं, वो ताकतें हमारी युवा शक्ति को कमजोर करना चाहती हैं, इसलिए वो इस सारे कारोबार को कराती हैं यहाँ पे। और इसको दूर करने के लिए मुझे लगता है एक तो सामाजिक परिवेश चेंज करना पड़ेगा जी। हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था कि परिवार जो थे वो संयुक्त फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज थी, संयुक्त परिवार थे जी। और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि बच्चे जो थे वो मिलकर के रहते थे, पेरेंट्स मिलकर के रहते थे, कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर नजर रखता था जी। गांव को हम एक परिवार की तरह ट्रीट करते थे और गांव का कोई भी व्यक्ति जो था वो बच्चों के बारे में चर्चा करता था जी। हम उसको मानते भी थे। अगर किसी के बच्चे के बारे में कोई कंप्लेंट करता था तो वो व्यक्ति उस चीज को पॉजिटिव लेता था कि इसने कहा तो वो ठीक कहा जी। वो बच्चे को डांटते थे, उसको संभाल करके रखते थे और बच्चा उस काम को नहीं करता था। बिल्कुल। अब क्या हो गया कि जो फैमिलीज हैं वो सिंगल फैमिलीज हो गई, एक एक बच्चा है, उसके साथ चर्चा करने वाला कोई नहीं है, बातचीत कोई नहीं है। माँ बाप जो है वो बहुत सारे माँ बाप कामकाजी हो गए हैं जी। और वो जब फ्री रहता है तो फ्री रह करके वो कोई ना कोई सोचता रहता है और जब कई बार उसकी कंपनी जो बैड कंपनी में पड़ जाता है तो उसके कारण उसको प्रॉब्लम आती है जी। मुझे लगता है परिवार को सबसे पहले माता पिता, परिवार, उसके बाद गांव समाज जी, और उसके बाद स्कूल जी, ये तीन ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों के ऊपर अगर प्रॉपरली ध्यान रखेंगी तो हम बच्चों को इस नशे की आदत से बचा सकते हैं जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि माँ बाप अपना सारा समय जो है, मतलब मैक्सिमम समय, पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो फ्री हो वो बच्चे के लिए दें जी, उसके ऊपर ध्यान रखें। हम कई बार हमारे समाज में एक जो परंपरा बनी है कि हम लड़कों को फ्री छोड़ देते हैं, लड़कियों के ऊपर बंदिशें लगाते हैं जी जी। ये सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो हमारे समाज के ऊपर है जी। हमें लगता लड़का है जो मर्जी कर ले, लड़की है इसको बचा करके रखना पराया धन है जी। लेकिन लड़कियों के साथ साथ आपको अब लड़के के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चूक हम कर रहे हैं बाद में हम समाज के डर से उसको छुपाते हैं और उसके गंभीर परिणाम जो है वो गलत परिणाम सामने आते हैं। तो हमने अपने बच्चों को खुद बचाना पड़ेगा और समाज के साथ जो है वो परिप्रेक्ष्य जो पहले होता था जैसे जी, उस समाज का वैसा ही दोबारा से हमें अपने आप एक दूसरे के बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें गांव के बच्चे को अपना बच्चा मानना पड़ेगा, जो नजदीक के लोग हैं उनको अपना मानना पड़ेगा जी। और उस तरीके से बना करके सबको मिलकर के इस बहुत बड़ी, क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या है जी, बिल्कुल, परिवारों के परिवार उजड़ गए हैं बिल्कुल। एक एक बच्चा है घर में, लेकिन वो बच्चा भी नशे की आदत में पड़ गया और उस नशे की आदत ने उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करना चाहिए। जो हमारे एनजीओज काम करते हैं, जो हमारी पंचायतें हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको मिलकर के इसके लिए काम करना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए।